बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना अपना किरदार अदा करना है। कुछ खबर क्या ब्रेक हुई कि हर तरफ से कॉल्स आने लग गई। लोग एक से पूछ रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं, कुछ वो रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग मुलतवी हो गई है तो बस इलेक्शन गए, सबकी कॉल्स और ये मामला। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़े बता दिया, तैयारियाँ मुकम्मल कर दी गई हैं। ट्रेनिंग जो हुआ करती है वो फिर होगी। आम इंतखाबात हैं, कोई बल्दियाती या ज़िमनी इंतखाबात नहीं है। मुल्क भर में इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल है। बहुत जल्द शेड्यूल आ जाएगा। इलेक्शन हो रहे हैं सर, इसीलिए पीपल्स पार्टी से लेके नवाज लीग न सिर्फ अपने कैंडिडेट और मुकम्मल तैयारियां करते हुए नज़र आ रहे हैं और वेरी सून आप इनके नुमाइंदे हलकों में भी देखेंगे। इस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई की सहूलतों पर। फिर हम बात करेंगे क्या वाकई नवाज शरीफ ने जो अब बयानिया फिर से स्टार्ट किया है कि एक लाडले को लाने के लिए मुझे हटाया गया, क्या वाकई साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हटाना जुल्म था? नहीं हटाना चाहिए था। मुल्क की जो तरक्की और जो तामीरी सफ़र चल रहा था वो रुक गया उनके हटने से। इस पर हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम सिंध की सियासत पर। तमाम मौजूद बात करेंगे। इस मेरे साथ मौजूद हैं, आप CEO हैं सेविंग होम के और पाकिस्तान की सियासत पर अच्छा तज्जिया देते हैं। इकबाल अडवाणी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर अडवाणी साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ PMLN के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं सैयद निसार शाह। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने भी टाइम दिया। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं आगा असदुल्ला, आप सिंधी पठान कौमी मूवमेंट के प्रेसिडेंट हैं। बहुत शुक्रिया सर आगा असदुल्ला। आपका भी उनके साथ मौजूद है यासिर आवान सर, आपका ताल्लुक PPI से है। ठीक है, इन तमाम बहुत शुक्रिया सर। यासिर आपका भी आपने टाइम दिया। इशार करते हैं सर यासिर आपसे, ये बाअदब बामुलायजा इतना मीडिया का तनकीद साबिक वज़ीर आज़म पर, आज वो खुद कह रहे थे, खुद स्टेटमेंट दी है कि मुझे हटाना एक लाडले को लाना था। और क्या वाकई लाडले को लाना इस मुल्क के लिए सही साबित नहीं हुआ और नवाज शरीफ को हटाना एक जुल्म था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई, कब ऐसा नहीं हुआ कि किसी लाडले को ना लाया गया हो ना? मतलब हम अगर चले जाएं अयूब खान साहब के दौर में, तो तब से आज तक लाडलों का सिलसिला चलता आ रहा है। लेकिन अब शिकवा हमारा ये है कि चलें, आप जब लाडले को ले आते हैं तो उसे कम से कम 5 साल पूरे करने दीजिए, ताकि 5 साल बाद आवाम उसका एहतसाब कर सके वोट की सूरत में। जब आप उसका एहतसाब 2.5 से 3 साल में करते हैं तो वो सियासी शहीद बन जाता है, जिसका वो फिर फायदा लेता है। और वो फिर मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बंद किया, मुझे क्यों साइड किया। आज कहा है ना नवाज शरीफ साहब ने, आज की स्टेटमेंट बता रहा हूं कि मुझे हटाना जुल्म नहीं था। वही अर्ज कर रहा हूं ना। अब उनका ये कहना है कि अगर मुझे ना हटाया जाता और ये तजर्बा ना किया जाता 18 से 22 वाला, तो आज महंगाई ना होती। आज पाकिस्तान जो है वो एशिया में दूसरे नंबर पे खड़ा होता। सही। लेकिन जो हालात कर्ज के, हमारे पास सड़कें और वो तो आपने बनाई, लेकिन आपने इकोनॉमी एजुकेशन में क्या बेहतरी लाए कि आप समझ रहे हैं कि आप मलेशिया में क्या बेहतरी आई? सर देखें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें, आप शऊर ना दें कौम को, कैसे आप समझते हैं कि आप दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। आज अगर दुनिया बात करती है टेक्नोलॉजी की, इंडस्ट्री की, तो उसमें हमारा कौन सा नंबर है? हमारा नंबर भीख मांगने में टॉप पर है, कारकर्दगी में 0 है। तो अब हमें ये चाहिए कि ये जो भी हमारे हुक्मरान हैं उन्हें 5-5 साल दें, ताकि 5 साल बाद आवाम उनका एहतसाब कर सके कि इस दफा तो आपको पूरे 5 साल मिले। हालांकि इनकी तंजी जमातों को 5-5 साल पूरे मिले हैं 8 के बाद, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हमारा टर्नओवर जो मैं था, जैसे नवाज शरीफ साहब थे या यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, फिर खान साहब थे, उनका ये कहना है कि हमें तन्हाई में 5 साल पूरे करने दिए जाते, फिर हमसे जवाब मांगा जाता। जबकि इस 18 से 23 से पहले वाले जो 2 गवर्नमेंट है उसमें बेशक उनके वजीर आजमों को हटाया गया, लेकिन उसके बाद आए तो उन्हीं के वज़ीर आज़म। कारकर्दगी तो नहीं रुकनी चाहिए थी। ये कोई आर्गुमेंट नहीं है कि मुझे क्यों निकाला। भाई आप ही के खाकान अब्बासी थे। आगे आपका पॉइंट मैं कैटेगोरिकली आगे बढ़ाऊंगा। इकबाल अडवाणी साहब, आपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में कहा था कि अगर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस बयानिए को लेकर आ गए कि मुझे क्यों निकाला या मुझे निकालना इस मुल्क के लिए बड़ा जुल्म था, मुल्क तारीखियों में डूब गया, आ गए उसी बयानिए पे? तो मैंने कहा था वो वही करेंगे जो पहले कर रहे थे, बस वक्ती तौर पे केसेस वगैरह ख़त्म करवाने थे तो बयानिया चेंज कर दिया था। तो दूसरा कमरा इमरान खान के बराबर में कब उनका बने, ये भी आपने कहा था। देखें, अगर आप इसी बयानिया पे रहेंगे तो प्रॉब्लम तो आएगी। अब सवाल ये, एक आप जरा थोड़ा पीछे चले जाएं तो नवाज शरीफ
साहब की कंप्लेन किससे है कि इनको किसने निकाला, इनके साथ किसने जो भी की सियासत, जनरल बाजवा के नाम आ रहा है, उनका जो ग्रुप था। हाँ। अब मुझे बताएं, तहरीक अदम एतमाद भी तो उन्हीं के जरिए पास हुई थी, तो फिर क्यों उन्होंने उसके जरिए तहरीक अदम एतमाद पास करवा के अपनी गवर्नमेंट लाए? जब आपको पता है कि इन लोगों ने आपके साथ साजिश की है, मान लिया, चले आपको हटाया, सब समझ में आता है, फिर आपने तहरीक अदम एतमाद भी उनके कंधों पे करके फिर अपनी गवर्नमेंट लेकर आए। क्या जरूरत थी फिर लाने की? मतलब इनका प्रॉब्लम पता है क्या है? इनका प्रॉब्लम ये है कि जो बेनिफिट हमको मिल सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, हमको लेने हैं, और जब वो बेनिफिट्स जब आपको इलीगली मिल रहे हैं, यानी मेरिट पे नहीं मिल रहे हैं, जब एक आपको एस्टेब्लिशमेंट से मेरिट पे नहीं मिल रहे आपको बेनिफिट, तो कुछ अरसे बाद किसी और को मिलेंगे उसी तरह से। सही। तो ये फिर शिकायत मुझे समझ में नहीं आती किसकी है, किन से है, क्योंकि इनके खुद के अल्फाज हैं कि भाई हमको, मुझे उसने निकाला, बाजवा और इसकी जो टीम है, उसी टीम के जरिए तो आप तहरीक अदम एतमाद पेश की, बिल्कुल आप कामयाब है, वरना आपका क्लास ही नहीं था कि पीपल्स पार्टी और आप एक पेज पे आ जाएं, एमक्यूएम भी आपके साथ आ जाए, बाप पार्टी भी आपके साथ आ जाए, तो वही तो सब सपोर्ट करके आपको लाए हैं। तो मेरी समझ में इनका पता नहीं ये मतलब क्या चाहते हैं, ये बस इनको जो दिल में आता है बोल देते हैं, इनको ये नहीं पता कि उन्होंने कुछ अरसे पहले क्या किया था, क्या कहा था, क्या नहीं कहा था। पॉलिसी मेकर, एडवाइजर, मुशीर, ये भी तो बताते हैं ना कि सर आपने क्या बोलना है आवाम को। नहीं, देखिए पॉलिसी मेकर वगैरह की ये कितनी बात सुनते हैं, ये सवाल है, और पॉलिसी मेकर कैसे लोग हैं, किस तरह की सोच रखते हैं। मतलब कहने का ये है, सब उन्हीं के कंधे पे आते हैं, और बाद में जब उनसे ताल्लुकात यानी अच्छे नहीं रहते हैं, तो फिर उनकी बुराई करना शुरू कर देते हैं कि हमको उन्होंने कुछ करने नहीं। नवाज शरीफ को हटाना जुल्म था। देखिए, अब मैं नवाज शरीफ को हटाना, नवाज शरीफ आए भी तो इसी तरह हैं। नवाज शरीफ किस तरह आए, अब मैं नवाज शरीफ की भी हिस्ट्री थोड़ी दे दूं। ओके, 81 के अंदर पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर थे, सही बात है। 85 में चीफ मिनिस्टर थे, किसके बलबूते पे आए थे वो? जनरल जिया उल हक के, उसी के बलबूते पे आते रहे। फिर वजीर आजम बने 1990 में। 88 में तो बेनजीर थी, बेनजीर की भुट्टो की गवर्नमेंट किसने हटाई? इसी एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट से इन्होंने हटाई, और इसी के सपोर्ट पे ये आए। पहली बार वजीर आजम भी ये इनकी सपोर्ट पे बने। अच्छा। पहली बार चीफ मिनिस्टर भी इनकी सपोर्ट से बने, पहली बार मिनिस्टर भी इनकी सपोर्ट से बने। ये तो हिस्ट्री है, इसमें तो कोई दो राय है। अभी ये क्या कहते हैं, मुझे काम नहीं करने दिया, हमको कुछ नहीं करने दिया, पाकिस्तान तबाह हो गया, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट खत्म हो गई, पाकिस्तान में बेरोजगारी हो गई। 3 बार वजीर आजम बने आप, चीफ मिनिस्टर आप बने, इतने सारे, इतना वक्त तो आपको गवर्नमेंट में रहा, आपने क्या काम किया ये बताएं। एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल, इतना टाइम इनकी गवर्नमेंट रही, ये एक ऐसी हॉस्पिटल नहीं बना सके जिसमें ये खुद का इलाज करा सके। इतने सालों से गवर्नमेंट की इन्होंने एक हॉस्पिटल इनके पास आज तक इन्होंने नहीं बनाई जिसमें इनका इलाज हो। जिस एस्टेब्लिशमेंट की शिकायत करते हैं कि हमको हटाने में इनका हाथ है, उसी के सपोर्ट पे तहरीक अदम एतमाद लाए और ये 16 महीने हुकूमत की। तो मकसद कहने का ये, इनकी बात पे बजाय आपको मीडिया के जरिए लगता है लोग इनकी बात को बिलीव करते हैं, कोई बिलीव नहीं करते। अगर इनमें अगर आज भी अगर जेन्युइनली ये अपने हलकों में चले जाए, इनको पता चल जाएगा इनकी क्या पोजीशन है, जाए हलकों के अंदर। अच्छा। आज भी ये वही चाहते हैं कि जिसका वोट बैंक बन गया उसको 9 महीने रोक के रखा, उसका वोट बैंक पूरा अंदर अडियाला जेल चला गया। अब आज भी उससे खौफजदा हैं ये लोग। अगर आप क्या समझते हैं, फिर इलेक्शन हो जाए और उसको बाहर निकाल दें, आप ये जीत सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मकसद कह रहे हैं वन साइडेड इलेक्शन होंगे तो ये आ जाएंगे, अभी भी आएंगे, इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट से ही आएंगे, अदरवाइज ये नहीं आएंगे। आगे आपका पॉइंट निसार शाह साहब, जमहूरियत है, आपको भी बोलने का पूरा ही हक है। यासिर अवान से लेके इकबाल अडवाणी साहब, दोनों का तज्जिया आपने सुना। अब कौन भी चाहेगी कि आपका मौक़िफ़ आ जाए। ये जो बयानिया नवाज शरीफ साहब अभी तक वही चल रहे हैं, मुझे क्यों निकाला, मुझे हटाना पड़ा, जुल्म था, इस तरह की बातें, क्या ये वाकई अवाम की सिंपथी लेनी है? देखिए, बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपसे थोड़ा सा अर्ज़ ये करूँगा कि मेरे भाई ने बड़ा अच्छा तज़िया किया है, और 2 भाइयों के तज़िये के बाद मुझे भी थोड़ा आप टाइम देंगे। बिल्कुल दे रहा हूँ सर, बिल्कुल दे रहा हूँ। इख्तलाफ आपसे इस बात का है कि आप मुझसे इख्तलाफ कि आप फिर टाइम नहीं देते। अच्छा, दे रहा हूँ टाइम सर, दे रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट होगी, दे रहा हूँ टाइम। मेरे भाई ने किस्सा सुनाया है ना, मेरा भाई ये भूल गया, ये मेरा भाई भूल गया कि सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अगर नवाज शरीफ खड़े हुए तो 3 हुकूमतें अपनी गिराई हैं उन्होंने। 3 हुकूमतें इसी इख्तलाफ पे गिराई हैं कि उनसे किसी मामले के अंदर
किसी मामले जमहूरी पोजीशन पे या जमहूरी अंदाज में जो हुकूमत चलती है उसके अंदर इख्तलाफ थे। क्या मसलन उनके इंटरफेयर, किसी भी मामले इंटरफेयर करने की। आप ये बता दें कि परवेज मुशर्रफ साहब ने जब हुकूमत गिराई 99 में, क्या मुल्क क्या था, इस मुल्क पे क्या कौन सी ऐसी चीज थी जिसके ऊपर आपका उनको हटाना था? उन्होंने तो एटमी धमाके किए, उनको तो अफिशिएट करना चाहिए था, उनको तो दाद देनी चाहिए थी। उन्होंने तो वो काम किया था जो दुनिया में एटमी मुल्क है पाकिस्तान, पहला मुल्क है इस्लामी जिसके ऊपर 5000 यानी वो कितना बड़ी ऑफर हुई उनको डॉलर्स की। इतनी उसके जद्दोजहद और आज भी ये कहा जा रहा है कि आप एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे आए हैं। सुने ना, मैं आ रहा हूँ ना उसी पे, मैंने ये रिक्वेस्ट किया आपसे। अच्छा। मेरे भाई वो भूल गए कि उनके इनकी यादाशें बहुत कम होती हैं। अच्छा, इनकी यादाशें इसलिए कम होती हैं कि क्या दिया, ये दिया कि मैं साकी जमहूरियत के मोहतरमा बेनज़ीर के साथ, और उनको 2008 में जो हुकूमत बनी जमहूरी तरीके से उस हुकूमत को आगे चलने दिया। 14 में हमारी 13 में हुकूमत आई, हमें नहीं चलने दिया गया, लेकिन किस तरफ से नहीं चलने दिया गया वो भी हमने बड़े अंदाज में तरीके में 4 साल बड़ी मेहनत की। क्या दिया पाकिस्तान को? 12,000 मेगावाट बिजली दी। नहीं, आपको चलने भी नहीं दिया जाता कि मुलाकातें करते थे आप लोग। इस कराची के अंदर रोजाना लाशें आप उठाते थे। ये दिया कि आपको अमन दिया, आपको अमन दिया कराची में, वाना में आपको अमन दिया, पाकिस्तान में पूरा अमन आपको दिया जिसमें जिस लिपेट में आप थे। उसके अलावा आप ये बताएं कि मोटरवे दी आपको, उसके अलावा आपको ग्रीन बसें दी, आपको ऑरेंज बसें दी, आपको तरकीब चलता हुआ मुल्क जो तरक्की कर रहा था। हॉस्पिटल का जिक्र सुनिएगा ना, मैं हॉस्पिटल पे आ रहा हूँ। मेरे भाई की देखें हॉस्पिटल जो है ना, आप जाए शरीफ मेडिकल का, मैं हामिद मीर साहब ने एक प्रोग्राम किया था जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद वो बड़ी माने थे कि मैं ये रिकॉर्ड करा रहा हूँ ना, मुझे कोई जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जाए पंजाब में किसी से पूछें कि शरीफ मेडिकल का कितना हॉस्पिटल है और क्या क्या इलाज होता है वहाँ पर, कितने लोग वहां से मुस्तफीद होते हैं। ये तो बात की बात है, बहुत छोटी बात है हॉस्पिटल की बात की मेरे भाई ने। मैं आपको बोलता हूँ इस मुल्क को इटमी मुल्क बनाने वाला नवाज शरीफ था। इस मुल्क में जो दहशतगर्दी थी उसको खत्म करने वाला नवाज शरीफ था। इस मुल्क को मोटरवे देने वाला नवाज शरीफ था, बिजली देने वाला नवाज शरीफ था, अमन अमान देने वाला नवाज शरीफ था। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इल्जाम लगाते हैं कि जनरल ज़िया-उल हक आप लोगों का सियासी किबला हुआ करता था। ज़िया-उल हक साहब, जरूर ये बात मैं मानता हूं कि जिस टाइम पे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, लाजम बात है उस टाइम पे सबसे पहले इख्तिलाफ भी उस एस्टेब्लिशमेंट से मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया था। और आपने देखा प्रेसिडेंट इसाक के साथ इख्तिलाफ ही इसी बात पे हुआ और इस्तीफा दे के चले गए थे 93 में। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर 97 में आए। 97 में आते ही जो पाकिस्तान का उसको जो सबसे बड़ा जो धमाका उन्होंने किया इस मुल्क के लिए और पूरी दुनिया का एटमी मुल्क बनाया। अभी मेरी बात सुनो, एक मैं बता रहा हूँ आपको। उसके अलावा ये आप कहते हैं कि उनका बयानिया, आप ये बताएं उन्होंने बयानिया चेंज कब किया? उनका बयानिया पहले दिन से जब उनको निकाला अनाउंसमेंट हुई कि भाई ये अकामा पे भाई ये प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर खाली किया। वहां से जीटी रोड पे निकला वही बयानिया जो आज उसने बयानिया दी है। सुनिए मेरी बात, उनका बयानिया वही है कि वोट को इज्जत दो और इस मुझे भले आप बन। अब आपने किसको इज्जत दी है? किसको? ये जो आप आए हैं, जो बैठ गए हैं और अभी पूरे मुल्क में गर्दिश है कि आप लोग का वजीर आज़म आ रहा है, नून लीग करते हैं मामला, ये किसको नजर आ रहा होगा ना? आवाम को नजर आ रहा है कि भाई इसके अलावा हमारी उम्मीद की किरण कोई नहीं है, यही हमारी उम्मीद है। आप बताएं वो प्राइम मिनिस्टर जब देखें मेरी बात, आज वो इलेक्शन के लिए आ रहे हैं 8 फरवरी को। हमारा यकीन है, हम जमहूरी लोग हैं, हम इन इलेक्शन में जा रहे हैं। और मेरे भाई ने किसी ने बात की, आपने पता नहीं कि वो अंदर उसका वोट बैंक वो कर लिया। अरे पीटीआई 3.5 साल पीटीआई की हुकूमत रही, इस मुल्क को डिफॉल्ट तक पहुंचा के उसके बाद अगर आप कहते हैं बाजवा साहब के साथ मिलके, कोई बाजवा साहब के साथ मिलके नहीं, सिर्फ ये मुतालबा था कि आप साइड पे हो जाएं। ये जमहूरी आपने इसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया, ये कहा था हमने ये कहा था। अच्छा, हमने कहा था साइड पे आप आराम से हो जाएं, आप साइड पे हो जाए और ये आपने जो इलेक्टेड सिलेक्टेड बनाया हुआ है ना, इसको हम निपट लेंगे। उसके बाद सुनिए बात, उसके बाद जब वो साइड पे हुए
और उन्होंने तोड़ फोड़ नहीं की, उनके लिए किसी लोगों को दबाया, प्रेशराइज नहीं किया, तो लोग आजाद हो गए। सुनिएगा, उसके बाद जब आजाद हो गए तो उनका अपनी राय थी, बेंगल साहब ने भी अपना वोट दिया, एनक्यूएम ने भी अपना वोट दिया। तरीके से करेगी इस मुल्क को जिन्होंने तबाह किया। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का 2 मिनट ज्यादा ले गए निसार साहब। अच्छा आगा साहब, ये जो इस वक्त मामला चल रहे हैं मुल्क में, आपको भी लगता है कि नवाज शरीफ साहब जीत गए हैं अभी से ही? आपको भी ऐसा लगता है ये जो बयानिया बनाया जा रहा है, हर बच्चे से भी पूछे वज़ीर आज़म हमारा कौन आ रहा है, वो कह रहा है जी नवाज शरीफ आ रहे हैं, क्या ये उनके दिलों में मोहब्बत है नवाज शरीफ साहब की? दुनिया में वाहिद मुल्क हमारा पाकिस्तान है कि जब जो भी लाडले बैठते हैं कुर्सी पे उस टाइम एस्टेब्लिशमेंट इनके लिए अच्छी होती है, और जब कुर्सी से उतरते हैं तो फिर एस्टेब्लिशमेंट उनके लिए खराब होती है। तो लाती भी वही है। मैं अब बात क्लियर कर दूं ना, तो बात कहने की यह है कि इन सब के बीच में अवाम कहाँ खड़ा हुआ है? अवाम के लिए किसी ने सोचा है? उनके बेसिक राइट्स के लिए? नवाज शरीफ कह रहे हैं मुझे हटाना अवाम के साथ जुल्म था। वो तो वो अवाम की बात करे ना, वो सियासी आदमी है, वो इख्तिलाफ राय रख सकते हैं। अच्छा। और अवाम से किसी ने पूछा है? नवाज शरीफ साहब के तो झगड़े होते रहते थे, कभी मुशर्रफ के साथ झगड़ा हो गया, कभी बाजवा साहब के साथ झगड़ा हो गया, ये झगड़े चलते रहते हैं। अच्छा। हर सियासी जमात के चलते हैं, फिर वो आती है कि भाई इंटरफेरेंस हो गई। आप हाजी साहब ने जो बात की और भाइयों ने जो बात की, लाजमी हर किसी ने अपनी राय दी, मैं अपनी राय देना चाहता हूँ। देखें, सियासी आदमी होता है अवाम की आवाज़। सही। जब किसी यूसी से, किसी पीएस से जब कोई इलेक्शन लड़के आता है तो वो अवाम की नुमाइंदगी करने आता है। आप मुझे ये बताएं, इतने सालों में हमारे मुल्क में हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है? मतलब तरक्की जो पजीर की लिस्ट है, हम उसमें भी बहुत पीछे खड़े हुए। कसूरवार सारे सियासतदान है या एस्टेब्लिशमेंट है? सारे सियासतदान है। अच्छा। सारे सियासतदान है। देखें, एस्टेब्लिशमेंट के पास तो ये खुद जाते हैं ना। एस्टेब्लिशमेंट इनको तो नहीं बोलती आप हमारे पास आओ। लाडले बनने के चक्कर में तो खुद जाते हैं, फिर उनके केस भी माफ हो जाते हैं, फिर ये दूध के धुले बन के आ जाते हैं, फिर जैसे चिला काट के आए हुए हैं, फिर आके नया प्रोग्राम बताते हैं अवाम को। हर साल हर इलेक्शन में अवाम नया प्रोग्राम देखती है। आशिक अवाम देखें आप, हर प्रोग्राम में जो है नया प्रोग्राम देखा जाता है। बात यह है कि हम किस हिसाब में हम जो है बांग्लादेश से भी मुकाबला करें, हम उससे भी पीछे हैं। क्यों हम उससे पीछे हैं? क्योंकि जो मेन जो यहाँ की वजह है वो है हमारे हुक्मरान। मैं किसी सियासी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करूंगा, पर मैं वो बात करूंगा जो अवाम की आवाज है। सर ने जो बात की कि एटमी प्रोग्राम जो था वो भुट्टो साहब लाए थे। ऐसे तो होता है कि कोई प्रोजेक्ट पास करे, फिर जब उसकी गवर्नमेंट जाती है तो तख्ती किसी और की लग जाती है। सही। तो एटमी प्रोग्राम भुट्टो साहब का था, और जो असल लीडर था जैसे भुट्टो साहब था, जिसकी फैमिली का आप बोल सकते हो कि तकरीबन फैमिली उसकी शहीद हुई, तो जो अवाम की वजह से शहीद हुई ना। अगर उसको भाग सकता था तो भाग जाता। बाकी इमरान खान की जहां तक बात है, देखिए इमरान खान जो है वो अपनी जाती हैसियत तक मैं उसको अच्छा मानता हूँ, और जो उसकी टीम थी जिन्होंने इसका बेड़ा गर्क किया, वही लोग थे जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से। आप उसको जाती हैसियत से अच्छा क्यों मानते हैं? जाती कैसे मानते हैं? जाती हैसियत आप उनको पर्सनली जानते हैं? अगर मैं शरीफ आदमी हूँ तो मैं रखूंगा भी शरीफ लोगों को ना अपने साथ। सही बात। देखें, फर्स्ट टाइम आया था गवर्नमेंट में। अच्छा। तजुर्बा नहीं था? सर केपीके का तजुर्बा था ना सर, वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का तजुर्बा था ना। वफाक का चलाना, देखो आप एक प्राइमरी स्कूल चला रहे हो, फिर आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन जाते हो, तो इसमें डिफरेंस होता है। तो उसकी टीम ही वैसी थी। अभी नून लीग में बैठे हैं टीम काफी, अब देखो मुख्तलिफ सियासी जमातों से तजुर्बेकार लोगों ने कुछ किया? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, आगे आपका पॉइंट आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। 8 फेब को इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज वाज़ेह बोल दिया कि हमारे इंतजामात मुकम्मल हैं, वेरी सुन शेड्यूल होगा, इलेक्शन हो रहे हैं मुल्क में। वो जो एक तासुर दिया जा रहा था नहीं होंगे, डिले होंगे, साबिक सदर ने कह दिया कि यार कुछ आगे होंगे, इलेक्शन हो रहे हैं। और ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें गालबन बल्ले का निशान भी होगा, लेकिन बानी पीटीआई के लिए साइफर केस कितना खतरनाक है, मैं चाहूंगा इस पर भी रोशनी डालते जाए। देखें, बल्ले का निशान हो, चेयरमैन हो ना हो,
इलेक्शन हो जाए, उनकी टीम होगी, आवाम को ये तो हक होगा ना कि वो जो बल्ले पे देना चाहता है वो जाकर दे सकता है। अब वो अगर जेरे अताब हैं तो वो जाहिर है उन्हें केस फेस करने पड़ेंगे। इसी तरह सिर्फ ये इनके साथ नहीं हुआ, इससे पहले भी तमाम तर हुक्मरानों के साथ यही हुआ। आवाम निकलेगी भले के लिए। अच्छा देखें साजिद भाई, अगर तो आवाम उनके साथ है, उस कैदी के साथ है, तो फिर उन्हें निकलना पड़ेगा। और अगर ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक हाइप है तो फिर आवाम नहीं निकलेगी। लेकिन मैं यहाँ पर आपके सवाल से थोड़ा सा हट जाऊंगा। शाह साहब मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं सियासत में, उम्र में, हर चीज में, लेकिन मैं थोड़ा सा बताता चलूं। इन्होंने कहा कि बिजली दी, एटम का तो क्लियर कर दिया आगा साहब ने। बिजली जो इन्होंने दी वो फिर साथ ले गए थे क्या? फिर जैसे ही उनकी हुकूमत गई, वो कौन सी ऐसी बिजली थी जो नवाज शरीफ साहब के पास बटन था और वो जब गए तो बटन ही साथ ले गए। अब मैं आपको बिजली का थोड़ा सा ना वजाहत दूं कि अडवाणी साहब कारोबारी आदमी भी हैं, सियासी तजज़िया निगार भी हैं, शाह साहब नून को डिफेंड कर रहे हैं। इन्होंने जितने प्लांट लगाए हैं इलेक्ट्रिक के, अच्छा, उसमें इन्होंने सप्लाई को नहीं देखा। अच्छा, हमारे पास सबसे बड़ा मसला तो सप्लाई का है ना, जो हमारे पास जाया होती है बिजली, लाइन लॉसेस का है। आपने लाइन लॉसेस पे क्या काम किया? नहीं काम किया। फिर आपने जो बिजली बनाई वो आपने सारी इंपोर्टेड कोल पे कन्वर्ट की। कुछ तो तारीफ कर देना, कोई और बनती नहीं है ना सर, कोई कुछ ये मोटरवेज की कर रहा हूँ, ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो की कर रहा हूँ, और हॉस्पिटल की भी कर रहा हूँ, क्योंकि देखें इन्होंने इंपोर्टेड कोल पे लगाई। आज वो इंपोर्टेड कोल हमें डॉलर में खरीदना पड़ रहा है, डॉलर की वैसी ही कमी है। तो वो इन्होंने मेरे ख्याल से पाकिस्तान के साथ वफादारी नहीं की, बल्कि पाकिस्तान को डुबोने में एक किरदार अदा किया कि इंपोर्टेड कोल पे लगाई, जबकि हमारे 3 सूबे नहीं 4 सूबों में कोल के बेताशा ज़खायर। तो फिर अभी उनके केसेस में उनको रिलीफ मिलता जा रहा है। सर वो तो आप लोग अभी सब यही बात कर रहे थे ना, अडवाणी साहब ने इसी पे तो नजर डाली कि ये सारे जो प्रेशर बिल्डअप करते हैं वो करते इसीलिए कि हमें केसेस से बाहर किया जाए, उसमें रिलीफ दिया जाए। अब रिलीफ दे देंगे तो ये सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जैसे भाई फरमा रहे थे आगा साहब के ये खुद जाते हैं चल के एस्टेब्लिशमेंट के बाद। अब इन्होंने क्या किया है, ये आंखें दिखाते हैं, जैसे ही देखते हैं सामने वाले का मूड थोड़ा अच्छा हो रहा है, पांव में बैठ जाते हैं। अब दूसरी चीज इन्होंने कहा हॉस्पिटल बनाया शरीफ साहब ने। अगर इतना ही शरीफ साहब का हॉस्पिटल अच्छा था, अगर ये बड़े शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, और छोटे शरीफ साहब की बात कर रहे हैं तो अल्लाह करे कि उनके प्लेटलेट्स 5-6 साल ठीक रहे। ऐसा ना हो जब दोबारा मामला खराब हो तो प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हो जाए, वो फिर ठीक लंदन में ही होते हैं इनके, वो शरीफ साहब के बनाए हुए हॉस्पिटल में ठीक भी नहीं होते। तो जी ऐसा क्या हॉस्पिटल आपने बनाया कि जिसमें आपके प्लेटलेट्स ठीक नहीं होते? अच्छा, उन्हीं की जो बेटी है, अल्लाह उनकी लंबी जिंदगी करे, उनको एक छोटी सी रसोली थी, उन्होंने 4 दफा अपनी तकारीर में कहा मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसके लिए मेरा लंदन जाना बहुत जरूरी है, लेकिन मेरी थाली में दिया उन्होंने पासपोर्ट, लेकिन मैंने नहीं दिया। भाई आप शरीफ साहब के बनाए हुए हॉस्पिटल जाए ना, आपको थाली में पासपोर्ट क्यों देना पड़ रहा है? आप कहें कि मैं लंदन क्यों जाऊं? हाँ, मेरा वालिद इस मुल्क में 3 दफा वजीर आजम रहा है, ये मेरे मुंह पे चमाट है कि उस 3 दफा का वजीर आजम, उसकी बेटी को इलाज कराने बाहर जाना पड़ रहा है। दुनिया हंसती है हम पे सर। अच्छा, फिर ये समझते हैं कि आवाम जो है ना वो भूल जाती है। अडवाणी साहब ने कहा कि भूल जाते हैं हम, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार नहीं भूलेंगे, इंशाल्लाह नहीं। चलिए आगे आपका पॉइंट। अडवाणी साहब, 2 आपसे सवाल है। मिलिट्री अदालतों का कयाम, और उसमें कहा जा रहा है कि 9 मई वाले जरा अब होश के नाखुन लें, अब 9 मई वालों का जो है ना सजाएं होंगी, अब ये अदालतें सजा देंगी, मिलिट्री कोर्ट्स। दूसरा ये कि ये बाअदब बामुलायजा इस वक्त ये जो मीडिया से लेके आम तजियागार नवाज शरीफ और नून लीग पर जो तनकीद के निश्तर अभी से चला रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये गलत जा रहे हैं और इनके इस बोलने से, इस करने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो नवाज शरीफ चाहेंगे और वो वजीर आज़म बन जाएंगे? नहीं, नवाज शरीफ वजीर आज़म तो नहीं बनेंगे, ये तो आप दिमाग से निकाल दें। ये आपको लगता है ऐसा नहीं होगा, पहले तो ये चीज़ छोड़ दें, नहीं बनते वजीर आज़म। अच्छा, हाँ। अब रहा सवाल, ये भले कुछ भी बातें करें, अगर बहुत और नून लीग से कोई बनेगा, हो सकता है नून लीग से आ जाए तो वो ही आएंगे जो, देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ, आपने अभी बात की ना, इन्होंने ने बात की बयानिया के हवाले से कि उनका तो वही बयानिया चल रहा है, वोट को इज्जत दो, सही है। अब मुझे बताएं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ एक ही हैं कि नहीं? एक ही पार्टी भी एक ही। कुछ अरसे पहले शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में कहा था या एक स्पीच में कहा था कि मुझे फख्र है, लोग मुझे कहते हैं कि मैं आर्मी का आदमी हूँ, मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, मुझे फख्र है। ये शहबाज शरीफ ने कहा था, ये प्रेसिडेंट है इनके,
अभी भी। ओके, तो मुझे ये बताएं इनके बयानिए क्या है अभी, तो ये क्लियर हो जाए बयानिया है क्या नून लीग का। भाई कहता है कि मुझे फकर है, और वो कहता है मुझे क्यों निकाला, मुझे बता निकाला क्यों, मुझे वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुझे तो फकर है, मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, तो फिर वोट को इज्जत तो खत्म हो गई बात। अब रहा कि मुझे निकाला गया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ इन लोगों ने ये किया। उन्हीं लोगों के कंधों पे आपने अदम एतमाद की तहरीक पास करवाई, तो 16 महीने गवर्नमेंट भी की, और अपना वजीर खजाना इसाक डार को स्पेशली भेजा जो इनका रिश्तेदार भी है, खानदान में मसले इनके चल रहे हैं ना। तो मुझे बताएं इनका बयानिया है क्या? इनका बयानिया नहीं है, दोनों का अलग अलग बयानिया है। जब हालात, अगर इस्टेब्लिशमेंट से हालात अच्छे करने होते हैं, पाँव पकड़ने होते हैं, तो शहबाज शरीफ आगे आ जाते हैं। अच्छा, लड़ना होता है तो नवाज साहब। जब लगता है कि अभी पब्लिक में मकबूलियत जीरो होती जा रही है, तो वोट को इज्जत देने वाले बयानिया आ जाता है। भाई बयानिया एक कर लो ना, या तो वोट को इज्जत दो या एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूं मैं, दो में से एक बात कर लो ना। तो इस तरह के डबल स्टैंडर्ड वाले लोग अगर पाकिस्तान में हुकूमत करेंगे तो इसका क्या रिजल्ट है? नवाज शरीफ की जो माजी की सर्विसेज हैं जो बताई शाह साहब ने, अगर ये कंटिन्यू रहती हुकूमतें, क्योंकि हुक्मरानों का ये भी शिकवा होता है कि हम जमहूरी एक प्रोसेस को लेके चले थे लेकिन हमें करने नहीं दिया गया काम। देखिए, करने नहीं दिया गया काम ये कौन कहता है? ये लोग कहते हैं करने नहीं दिया काम। जब नहीं करने दिया था उसी वक्त खड़े रह जाना था ना। आपको लगता है ना कि जब 2018 में आपके साथ नाइंसाफी हुई, आपको नहीं करने दिया, फिर उसी बयानिए को लेकर चलना था। आपका बयानिया क्यों चेंज हो गया? दोबारा गवर्नमेंट में अभी इनकी एक खूबी देखें आप, ये वो काम अपने गिना देंगे जो कुछ अच्छे कर लिया। अभी तो भाई 25-25, 30-30 साल से गवर्नमेंट की है, तो 4 काम अच्छे तो होंगे ना, कि नहीं होंगे? आप वो मोटरवे बना दी तो पूरी जिंदगी मोटरवे दिखाते रहोगे। दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर मोटरवे बनती है, कोई दिखाता है? ये पता नहीं क्या तीर मार लिया 50-50, 30, 1981 और 2023 तक आते ही रहे हो ना आप लोग। अभी तो गए हो, अभी 16 महीने आपने की, तो अगर कुछ थोड़े बहुत काम कर लिया आपने, तो क्या उसको हर वक्त दिखाते रहोगे? लेकिन बदकिस्मती की बात सुने आपने जी, पाकिस्तान की सुने। पहली चीज, एक बात इन्होंने की, बड़ी अच्छी हॉस्पिटल बनाई। अब वो हॉस्पिटल अच्छी बनाई, उसका प्रूफ करने का तरीका क्या है कि आपका खुद का इलाज भी उसी हॉस्पिटल में हो। उसका इलाज, आपका खुद का इलाज उस हॉस्पिटल में नहीं करा, इसलिए आपने एक हॉस्पिटल भी नहीं बनाई अच्छी, इसको मान ले। अब दूसरी बात पे आ जाए। अभी हाल में नवाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, बयान दिया, मुल्क की एक्सपोर्ट खत्म हो गई, मुल्क में कोई कारोबार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई है, ये हो गया, वो हो गया, इकोनॉमिकली पाकिस्तान तबाह हो रहा है। और वाकई पाकिस्तान 40 साल से नीचे ही आ रहा है, 40 साल से। अब मुझे बताएं, जो मुल्क इकोनॉमिकली क्राइसिस में है, सालों साल से है, जिसकी कोई मुल्क की तरक्की नहीं हो रही, इनकी जायदाद, इनका बिजनेस कैसे फल फूल रहा है? ये भी तो पाकिस्तान में बिजनेस करके अरबपति खरबपति बन गए। अब जिस मुल्क के अंदर आम बिजनेसमैन का बिजनेस नहीं है, आप खुद कहते हैं यहाँ इकोनॉमिकली हालात खत्म हो गए, कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा, कुछ काम नहीं है इस मुल्क में, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो फिर आप लोगों के बिजनेस कैसे बढ़ जाते हैं? आप अरबपति खरबपति कैसे बन गए? तो सवाल तो खड़ा होता है ना। तो मकसद कहने का ये है कि इनका मकसद यही है कि भाई हमको जो भी हमको चांस मिले, हमको अवेल करना है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सोच क्या बन गई है कि बस पैसा है तो हम हर काम करवा सकते हैं। और पाकिस्तान वाकई अगर देखा जाए तो मनी मेकर सोसाइटी है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ आम आदमी भी पैसों के बगैर कुछ नहीं है। हर आदमी की सोच है कि मैं पैसा बनाऊं, यही इनके सियासतदानों का भी है। और यही हो रहा है, पैसा बनाने ये आते हैं, जैसे इनका कुछ लगता है कि गवर्नमेंट अब खत्म हो रही है, कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये बाहर चले जाते हैं। इनके बच्चे बाहर, इनके जायदादें बाहर, इनके घर बाहर, इनका सब कुछ बाहर। जब इनको सिग्नल मिलता है कि अभी आ जाओ तो ये आते हैं। क्यों अभी तक 4 साल तक क्यों नहीं आए थे? अभी क्यों आए? बीमार थे ना। तो बीमार तो अचानक बीमारी खत्म हो गई। नहीं, अभी डॉक्टरों ने कहा होगा। नहीं, डॉक्टरों ने कुछ नहीं कहा, डील करके आए। अच्छा, लंदन बड़ा डॉक्टर ने क्या दिया होगा ना सर? डीलिंग की है। अभी डीलिंग किससे की है? सर्जन ने कहा किससे की है? हाँ। जिनके खिलाफ बयानिया बना हुआ था, बताएं। उनके ही कहने पे आए हैं। अब उनके खिलाफ बात करेंगे। इनका प्रॉब्लम ये आते हैं, उनसे डील करते हैं। जब इनका प्रॉब्लम सॉल्व होता है फिर उन्हीं को आंखें दिखाने जाते हैं। और जब आंखें दिखाते हैं तो फिर इनके साथ प्रॉब्लम आती है, तो फिर वोट को इज्जत दो। चले आगे आपका पॉइंट। निसार साहब, इस बयानी को अब खत्म नहीं हो जाना चाहिए कि आज हर टीवी शो आम आदमी से लेके सब कह रहे हैं कि यार एस्टैब्लिशमेंट के पास ये सियासी लोग क्यों जाते हैं? एस्टैब्लिशमेंट या तो एक आइन में कोई अमेंडमेंट की जाए, कोई रास्ता निकाला जाए, कोई तरमीम की जाए
कि एक जस्टिफाई हो सके आप लोगों का किरदार कि भाई हम यहाँ तक काम करेंगे और इससे बाहर जो जाएगा हम उसको नाअहल कर देंगे? मेरे ख्याल से आप ये बात भूल रहे हैं कि लंदन में जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तमाम पार्टीज़ को बुलाया था और उनकी मेज़बानी थी और उसमें ये चीज़ें तय हुई थी कि हम इस चीज़ को हमें नहीं जाना चाहिए, उनका वो चीज़ नहीं माननी चाहिए जो गैर जमहूरी हो। और उस पर मिसाक हुआ था मोहतरमा बेनज़ीर साहबा के साथ, और उस मिसाक का हमने सबसे पहले जो मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपना जो दिया था 2008 के अंदर, जब प्राइम मिनिस्टर के लिए जरदारी साहब ने अपना बंदा रखा और 13 तक आपने देखा कि हमने मिसाक पे अमल करते हुए उस जमहूरी हुकूमत के लिए बड़ी बड़ी उनमें खराबियां भी थी, बहुत मसाइल भी थे, लेकिन उसको जमहूरी तरीके से हमने असम्बली के अंदर फेस किया और किसी तरीके से उनको किसी चीज़ से डिस्टर्ब नहीं किया। उसके बाद अगर 13 में हमारी हुकूमत बनती है PMLN की, तो उसमें आप समझें कि वो कौन सी ताकत थी कि जिसको मतलब 4 सीटों के लिए कह के और इस पूरे मुल्क को डिस्टर्ब किया गया। 4 सीटों की खोलने की करके कराची से एक बहुत बड़ा रेला बनाया गया और जाके 126 दिन असेंबली के आगे बैठ के, सुनिएगा, असेंबली के आगे बैठ के और बैठने के बाद वहां पर हमले किए गए PTV के ऊपर और वहां पर कपड़े टांगे गए। एक मौलाना साहब भी थे वो जो वो पाकिस्तान को, कनाडा वाला, वो भी पाकिस्तान को आजाद करने के लिए आए हुए थे। और नहीं किया आपके जो इल्जाम है आप उसको कैसे भरेंगे? आपको लाडले बनने जा रहे हैं, उनको आप इज्जत नहीं दे रहे हैं, आप इदारों को इज्जत दे रहे हैं। आप शो कहते हैं ना शाही मेहमान आ चुके हैं तख्त पर बैठने के लिए, ये तासुर जा रहा है। ये इसलिए जा रहा है तासुर में बताऊं कि जो पाकिस्तान दुश्मन है ना, पाकिस्तान दुश्मन है, वो कौन है? जो भी बाहर बैठे हुए हैं ना, अच्छा, उन्होंने एक तरीके से इस बयानिया को बनाने के लिए यहाँ पर लॉन्चिंग की है जिसमें मीडिया भी शामिल है। अच्छा। और जिसमें जो बहुत वो जो दुकानदारी करते हैं ना, शाम में आके तजिया निगार आके बन जाते हैं। अच्छा। जो उनको मलाली बे का भी नहीं पता होता है, मैं समझता हूँ, वो भी आके तजिया करते हैं पाकिस्तान के उसके ऊपर। ये मैं ना मानू वाली सियासत वाले सियासतदान होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी तरीके से आते हैं और ये मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उससे इख्तिलाफ रखना भी हमारा हक है। सुनिएगा, और उसके ऊपर पैरामीटर्स तो तय कर रहे हैं, मैं तय कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आपको शायद आप भूल गए पैरामीटर। कुछ अरसा पहले इमरान खान भी यही कह रहे थे, आप भी यही कह रहे थे। आज भी देखें जनरल फैज की बात, बाजवा साहब की बात, कल मुशर्रफ की हो रही है। देखें आप मुशर्रफ का क्या हुआ, कहां पर वो उसका इंतकाल कहां हुआ, क्यों नहीं आया पाकिस्तान में? देखें आर्टिकल 6 का जो पहली FIR कटी थी पाकिस्तान में सबसे पहले, आप ये देखो भूल जाते हैं चीजें। आप क्या उस FIR काटने के लिए आज तक किसी ने काटा? दूसरी बात, मेरे भाई ने कहा कि एटम बम पे मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ भट्टो साहब को। उसके बाद में उस वक्त के एक डिक्टेटर जो ज़ियाउल-हक था उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा। उन्होंने संभाला उनको। अच्छा। और उसके बाद मैं अप्रिशिएट करता हूँ जनाब नवाज शरीफ साहब। आपने क्यों किया? इसलिए कि उस एटम को जाया नहीं होने दिया। कैसे? उस एटम की चौकीदारी की गई। अच्छा। देखे ना, आप ये मानने की बात, एटम की बात हो रही है ना। हाँ। एटम ठीक है, उसका पहरा दिया गया। आप क्या समझते हैं कि इस एटम के लिए बहुत बड़े बड़े साजिशें हो रही है, आज भी हो रही है और कल भी होंगी, लेकिन उसको देखें। तो ये इल्जाम आप पर भी थे, हमारे पड़ोसी मुल्क मोदी साहब से आप लोगों की मुलाकातें थी, सज्जन जनरल से बड़ी खुफिया मुलाकातें आप लोग किया करते थे, ये इल्जाम आप लोगों पर थे। इत्तेफाक फाउंड्री से रॉ के एजेंट निकला करते थे, ये हमें टीवी पे बताया जाता था। जी, वो रॉ के एजेंट जो निकल रहे थे ना, वो आज मुंह के खा रहे हैं। अच्छा। वो आज कहीं नजर भी नहीं आ रहे हैं। आज जो आप कह रहे हैं ना कि केसेस खत्म हो रहे हैं, ये 7 साल बाद ये केस खत्म हो रहे हैं और केस में कोई जान ही नहीं है। सुनिएगा, ये जान भी नहीं है केस में। आप मुझे ये बताएं, जो केस बनाए गए थे उनके सबूत दे ना, वो इदारे जो जिस इदारों के पास केसेस हैं वो इदारे दे ना। किसने मना किया? क्या मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पेश नहीं हो रहे, या पहले पेश नहीं हुए थे, या जेल में नहीं थे? 7 सालों के अंदर जेल में थे। मैं कैलकुलेशन से चल रहा हूं, आपका टाइम हो गया। कैसे टाइम हो गया आपका? टाइम मैं कैलकुलेशन से चल रहा हूं। 3 के मुकाबले में 1 आप हुकूमत, सारी तंजीम इस वक्त हुकूमत बनने जा रहे हैं। हम हुकूमत नहीं है। अच्छा, इस वक्त हुकूमत नहीं जा रहे हैं।
मेरे भाई ने कह दिया कोई हुकूमत नहीं बन रही। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, अडवाणी साहब ने कह दिया नवाज शरीफ फोबिया नवाज शरीफ हो चुका है। अच्छा, सबको। और मैं बताऊं आपको, फोबिया नवाज शरीफ है। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को ये अवाम इंशाअल्लाह इस मोहम्मद नवाज शरीफ को करेगी, जितवाएगी और ये बताएंगे इन पाकिस्तान के मुखालिफिन के मुंह पे चमाटा होगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह अवाम पाकिस्तान खुशखुरम रहेगी। क्या बात है। वही 2007 का 17 का पाकिस्तान, 2016 का पाकिस्तान, 2015 का पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आपको दोबारा लौटा के आगे आपका पॉइंट आगे बढ़ाते सिलसिले को। सर, सिंध में भी इत्तेहाद बन रहे हैं आगा असद, और अक्सर कभी लैंग्वेजेस को लेकर आया जाता है, कभी मरसू मरसू के नारे लगाए जाते हैं। ये वो सीजन आ गया है कि इस चूरन बिकने का टाइम है और ये अच्छे भाव पे बिकेगा। इसमें क्या किरदार है आप लोगों का? देखें, सबसे पहले तो हम वहां पे खड़े होंगे जो सिंध काज की बात करेगा। सर ने जो बात की नवाज शरीफ की, बिल्कुल इनका राइट है डिफेंड करें। मेरा भी राइट है कि मैं अपनी जो है जो चीज़ें हैं मेरे दिल में, मैं वो आपके सामने रखूं क्योंकि आवाम देख रही है। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको। इत्तेफाक हॉस्पिटल है लाहौर में, मियाँ साहब का। मेरा छोटा बेटा है आगा अजलान, 3 साल का। उसके हार्ट में पैदाइशी 3-4 इशूज थे। तो मुझे बताया गया कि ये इस पर हॉस्पिटल जो है बहुत ही ज़बरदस्त हॉस्पिटल है। मैं चला गया सुबह, जैसे फ्लाइट में ली तो वहाँ पे डॉक्टर आसिम थे। वहाँ पे मैं जैसे गया तो मुझे ये लगा कि यहाँ का जो सिस्टम होगा, क्योंकि पंजाब हम तो हमेशा बोलते हैं पंजाब में ये सिस्टम है, पर हेल्थ के हवाले से जो ये चीज़ें दिखाते हैं ना कि ये हमने ये बना दिया, बड़ी मशीनरियाँ ये। जब मैं वहाँ पे गया तो एक बुजुर्ग बैठा था, उसकी पोती थी उसके हाथ में। उसने बोला 2 दिन की मेरी पोती है और डॉक्टर ने मुझे बोला है कि 10 लाख रुपए लाओगे तो मैं ऑपरेट करूंगा। सही। वही मेरे बेटे का ऑपरेट यहाँ से हुआ, कराची से। उससे आधे पैकेज में मैंने करवाया। चलो हम अफोर्ड कर सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, हम तो बैठे होते हैं एसी के रूमों में, तजज़िया करते रहते हैं। जब आते हैं फिर देखते हैं कि हमारी क़यादत भी देखेगी कि हमने उनको डिफेंड किया। हो सकता है आने वाले टर्म में हमें कुछ मिल भी जाए। होता है, ये चीजें होती हैं, ये जनरली है। मेरा सवाल ये था कि नफरतों के बीच को खत्म करने के लिए आपने क्या किया? नफरतों के बीच को आप जो है उसमें सिर्फ हम नहीं कर सकते, उसमें मीडिया और जितने सोशल लोग हैं मुख्तलिफ। आप लोग जरगे करते हैं, लोगों की सुलह सफाइयां करवाते हैं, क्या मकासद हासिल किया आपने? मकासद, अगर हम सियासी मकासद रख के चलेंगे तो हम नहीं चल पाएंगे। अगर हम इंसानियत के बुनियाद पे चलेंगे, अगर सियासी बंदा होगा तो वो अपने बंदे को फेवर करेगा। में जागीरदाराना वडेराना निजाम खत्म हुआ? जवाब नहीं। और खत्म क्यों नहीं हुआ, उसके कसूरवार आप हैं? बिल्कुल मैं हूँ। फेडरलिज्म के खिलाफ कोई बात नहीं करता, कोई भी नहीं करता। हर सियासी पार्टी में वडेरे बैठे हुए हैं, सरदार बैठे हुए हैं। मिडिल क्लास और लोअर कैटेगरी के लोग कहाँ पे हैं? आप देखो बड़े बड़े ओहदों पे सारे सरदार हैं। शऊर रखने वाले लोग हैं ही नहीं यहाँ पे। जो होंगे उनको बिल्कुल ऐसे बिठाया जाएगा, बिल्कुल आखिरी रो में बैठे होंगे। तो ये तो चीज है, फेडरलिज्म सिस्टम है। इसका मतलब वो सिर्फ सिंध में नहीं है, इसका मतलब शऊर अभी तक नहीं आया। केपी में भी है। अभी तक एक सरदार की लाठी चलती है और पूरा गांव आ जाता है। मलक की, सरदार की, चौधरी की, हर जगह पे ये। उसमें जो बुनियादी राइट है अवाम का, वो मर जाता है। सही। आगे आपका पॉइंट यासर। अब क्योंकि सिंध की सियासत पे हम लास्ट में बात करेंगे, मलक, चौधरी, वडेरे, ये जितने भी ताकतवर लोग हैं, फिर स्टेक होल्डर, फिर कौमों के बड़े सरदार, फिर ब्यूरोक्रेट, इन्हीं का मुल्क है ये, इन्हीं की चलेगी आगे भी। जी, जो हम देखते आ रहे हैं, मतलब 3 दिहाइयाँ तो हमें भी अपनी ज़िंदगी की सियासत को देखते हुए हो गई हैं। ऐसा ही हुआ है कि जो नई अभी जैसे गवर्नमेंट आने वाली है मियाँ साहब की, तो तमाम पीर मीर सरदार उस तरफ चल पड़े। अच्छा। इससे पहले जो थे उनकी तरफ चल पड़े थे। हमारी क्या इनको पता कैसे चलता है? जैसे इनकम सबसे पहले चली गई सर, पता चल गया। यकीनन जिनसे वोट को इज्जत दिलवानी होती है वो इसी सूरत में इज्जत दे देते हैं और ये मुतमईन हो जाते हैं कि शायद यही वोट को इज्जत थी कि 4 मीर आ गए, 3 पीर आ गए। याद आ रहा है वो सीएम अली महमूद खान महर, मुझे याद आ रहा है, वो बता रहे थे मुझे एक कॉल आई कि आए आपको सीएम बनाते हैं। तो कह रहे मैं तो और ऑन रिकॉर्ड चीज है, बताएं, और वो सीएम बने। ऑन रिकॉर्ड चीज है ना सर, मतलब ये तो कोई ढकी छुपी चीज ही नहीं है ना, यही सब चलता आ रहा है। हमारी जैसी जो छोटी जमातें, हमारा खालिस्तान मकसद ये होता है कि देखिए हम इतने बड़े निजाम को तो बदल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर सियासत पैसे की है, यहाँ पर सियासत खानदानों की है, यहाँ पर नजरियात की सियासत खत्म दफन कर दी हमने जब हमने
अयूब खान के डिक्टेटरशिप शुरू हुई, फातिमा जिन्ना के खिलाफ हमने अपनी आवाम को भड़काया और तब से आज तक हम माओ बहनों बेटियों की इज्जतें उछालते हैं। सर भुट्टो साहब को लटकाया, देखें वो फिर एक बहुत ज्यादा अलग डिबेट हो जाएगी, क्योंकि उनकी भी कुछ ऐसी चीजें थी। वो लटकाना तो बिल्कुल एक इंतहाई ज्यादती थी ना, वो तो सियासी कत्ल किया गया आपने, जुडिशियल मर्डर हुआ। आज भी हमारे अदालती निजाम पे एक सवालिया निशान है। और अब जाके आपने 40 साल बाद उस केस को उठाया और अभी भी शशोपंज में कि कसूरवार किसको ठहराना है। अगर वो अदालत अपनी साबका अदालत को कसूरवार ठहराए तो कल वो अपने तबके में कैसे बैठेगी। इसी तरह हमारे जो हजरात हैं जिनको हम एस्टेब्लिशमेंट कह के कर देते हैं, वो भी अपने साबका को इसलिए नहीं कहते कि कल उन्होंने भी साबका होना है। लेकिन खालिस्तन ये बात सोचने की है सियासी लोगों की जो हुक्मरान बनते हैं। देखें कल आपने अल्लाह के हुजूर जान देनी है, और आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बिलावल साहब के लिए क्या छोड़ के आए हो, मरियम बीबी के लिए क्या छोड़ के आए हो। आपको ये पूछा जाएगा कि तुम्हें मैंने 22 करोड़ आवाम की हुक्मरानी दी थी, तुमने उस सर हजरत उमर ने फरमाया था कि नहरे फरात के किनारे एक कुत्ता अगर मरता है तो उमर उसका जवाब दे। आ गया आज क्यों नहीं सर ये वाली, मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा। सर अडवाणी साहब, इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं। ये अगर एक किसी नहर फरात पर या किसी कोई कुत्ता भी भूखा मर जाएगा तो उसका जवाब दे हुक्मरान होगा। और फिर मुझे याद है चेयरमैन पीटीआई भी कहते थे ये मदीने की रियासत में बनाऊंगा। तो फिर ये अब आवाम को कोई रह गया है, जैसे आपने कहा कि कुछ पार्टियां तो हल्कों में भी नहीं जा सकती। अब क्या आगे फ्यूचर क्या पाकिस्तान का? पाकिस्तान का फ्यूचर यही है जो पाकिस्तान का पास्ट है। इसमें क्या है, फ्यूचर आपको नजर आ रहा है किस तरह दोबारा सिलेक्शन हो रही है, वही होगा। बाकी रहा सवाल नवाज शरीफ, तो नवाज शरीफ मैंने कहा है, ये नहीं कहा कि नून लीग नहीं जीतेगी या क्यों, नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेगा, ये बन नहीं सकते। अच्छा, ये कुछ भी कर लें, ये आप मेरी बात, ये आपकी सियासी सूझबूझ है। आपको भी कहीं से कॉल आई है अडवाणी साहब, तो मियां साहब को जो थोड़ी सी खुशी का गुंजाइश है वो भी खत्म कर रहे हैं। ये नहीं बनते हैं। अच्छा, ये देख लेना, नून लीग से आए कि कहीं से भी आए या नहीं आए, या ये केयर टेकर गवर्नमेंट थोड़ा ज्यादा टाइम खींच ले, ये सब पॉसिबल है। बस मियां साहब, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बनते। बाकी रहा एक सवाल, मैं भाई का जवाब दे दूं। मीसा के जमहूरियत के हवाले से, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से कहा कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की। तो आप मुझे बताएं, जो यूसुफ रजा गीलानी थे, इनके खिलाफ काला कोट पहन के कोर्ट में कौन गए थे? तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो वहीं आपने खत्म, वो मोहतरमा नहीं रही थी ना, इन्होंने खत्म कर दिया था। शख्सियत से शख्सियत का था, जो भी था ना, तो फिर उसकी ऑनरशिप नहीं ले शख्सियत। तो अगर मोहतरमा से ही था तो पहले इलेक्शन में ही वो तो ऑनरशिप नहीं ले, पहले वो तो चुकी थी ना, तो फिर वो तो चले गए ना। तो ये मतलब बस बातों की हद तक, जब तक अपना काम है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, उस चीज को लेकर चलना है। जिस दिन अपने को, हम इनको खुद को कोई डायरेक्शन चेंज करनी है तो भूल जाते हैं। आज डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, तो क्यों गए भाई उनके? अभी रहा सवाल एटमी बम, एटम बम, ये एटमी धमाके की बातें करते हैं ना, वही है। ये इनके बस की बात भी नहीं थी कि ये धमाका करें। ये जिसने किया, पूरी दुनिया का प्रेशर था उस वक्त। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि लेकिन मैंने कर दिखाया। इनके ऊपर प्रेशर था कि नहीं था? पाकिस्तान देखें, एक सच्चाई मान लें, नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, आप लोग रिकॉर्ड पे होगा देखेंगे कि कारगिल मैंने नहीं किया। जी, अभी भी उन्होंने कहा कारगिल मैंने नहीं किया, कारगिल परवेज मुशर्रफ ने, मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। तो जब कारगिल आपके बस की बात नहीं है, एटम बम आप कहां से करेंगे? वो उन्होंने किया जिन्होंने कारगिल किया। कारगिल, या तो आप ओनरशिप लेके कारगिल मैंने किया, और अगर आप कहते हैं कि कारगिल मैंने नहीं किया तो फिर एटमी धमाका भी आपने नहीं किया। उसमें इंडिया के इन्वेस्टर्स नाराज हो जाएंगे ना। हाँ, नहीं, इनके बस की बात नहीं है। ये जो देखें, भुट्टो साहब ने, मैं अभी आपको फ्यूचर, आप पास में चले गए ना, तो एटम बम बना क्या, उसकी भी मैं कितनी बातें यहाँ कर दूंगा तो मुझे लगता है चैनल भी बंद हो जाएगा आपका, समझे? जो एटम बम का जो है ना प्रोसीजर, आपको पता है डॉक्टर कदीर खान के खिलाफ वारंट निकल आए थे इसमें हॉलैंड, नेदरलैंड से। वो वारंट जो थे वो किसने रुकवाए थे? अमेरिकी CIA ने। तो अब बताएं, समझ जाएं कि एटम बम बनाने में, एटमी ताकत पाकिस्तान को बनाने में किन का हाथ है, और जिन्होंने बनाया था उन्होंने उसका फायदा भी उठाया। ये लंबी बहस हो जाएगी, मेरे पास उसकी भी बहुत दलील है। तो ये पाकिस्तान की सियासतदान, इनकी इतनी अप्रोच ही नहीं है, इतना लेवल ही नहीं है कि इतने बड़े काम कर जाए। अच्छा, भुट्टो लाया था एटम? नहीं, भुट्टो को कदीर खान ने जो फार्मूला दिया था उसको सबसे पहले एक्सेप्ट भुट्टो ने किया। अच्छा, फिर क्या हुआ, जो अफगान वॉर शुरू हो गई ना, हाँ, पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गई एटमी असासे बनाने के लिए।
क्योंकि वहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को आंखें बंद करनी पड़ी। आगे जमहूरी हुकूमत में ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें नून लीग लेगी और नवाज शरीफ न सही उनकी पार्टी का कोई वजीर आजम आएगा। मुझे लगता है नवाज शरीफ तो वजीर आजम नहीं आएगा। अगर नून लीग आ भी जाती है तो वजीर आजम कोई और होगा, नवाज शरीफ नहीं। उनकी पार्टी से हो सकता है, नवाज शरीफ वजीर आजम अच्छा राय है, पता चल। मुझे लग रहा है आपको भी कोई कॉल आई कि बता दें, नहीं होगा। कॉल बोल वाला मैं हुई नहीं, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मुझे क्यों कॉल आएगी? नहीं आया आपको, नहीं आई कॉल। चलो 2 मिनट आपके पास, क्योंकि मैं ये एक्स्ट्रा आपको दे रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि मैं अकेला हूँ और मेरे खिलाफ हो रहा है प्रोग्राम। खुल के कहे कि ये कोई कॉल नहीं आई, ये अवाम वोट देगी नवाज शरीफ साहब को। देखिए मैं आपको बताऊं, जो चीखें निकल रही है ना, ये चीखें ही साबित कर रही हैं कि अवाम नवाज शरीफ साहब के साथ है। हाँ। और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब। और अगर पीटीआई के लोग निकल आए, मेरी बात सुनो, पीटीआई के लोग अगर निकल कल एक साहब बैठे थे वो कह रहे थे इतनी अवाम निकल आएगी भाई मैं बताऊं, होश उड़ जाएंगे। ओ भाई पीटीआई, हम पीटीआई को फेस कर चुके हैं और पीटीआई जिस कंधों पे आई थी और फिर वो कंधे आपके पास सुनिएगा ना, सुनिए, जो कंधों पे आई थी और फिर जो मुल्क अशर नशर करके चली गई। आपको मैं समझता हूँ आज रोटी कितने की है, आज आपका आटा कितने का है, आपकी चीनी कितनी की है, आपस में तो कोई डिबेट ही नहीं हो रहा है। आप 17 का पाकिस्तान, क्यों आपको तकलीफ हो रही है पाकिस्तान तक? आप सबसे जखीरा अंदोजों को परेशानी है। हमें तकलीफ नहीं है सर, आप 17 का पाकिस्तान, लेकिन ये आप गारंटी देते हैं कि आपके आने के बाद 17 का पाकिस्तान आएगा। जखीरा अंदोजों को परेशानी हो रही है। हाँ। जो जखीरा अंदोजी करते थे, चले, जो ब्लैक मार्केट है उनको परेशानी हो रही है, उस बिजनेसमैनों को परेशानी हो रही है जो ब्लैक मार्केट में थे। ये इस मुल्क के लिए नहीं, ब्लैक मार्केट वालों को परेशानी हो रही है, उनको नहीं, सब ब्लैक आपको परेशानी हो रही है। देखिए मेरी बात सुने, एटम की बात आप कर रहे हैं, मैं आपको देखे, मैं मेरी बात सुने। एटम का जब धमाका हुआ उसकी सजा किसने भुगती? कारगिल जब था उस पर नवाज शरीफ साहब ने क्लियर कहा था कि जब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर बस में बैठ के आ गए मीनार पाकिस्तान पे, उसने पाकिस्तान को तस्लीम किया और आपने रातों रात में देखे, ये ऐसा नहीं होता, मुल्क ऐसे नहीं चलते। आप किसी मुल्कों के साथ इस तरीके से नहीं कर सकते। आप जंग कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। मुशर्रफ का जहाज मेरी बात सुने, जब हमने धमाके किए तो उसके बाद सजा किसने दी? सजा नवाज शरीफ को मिली। अगर नवाज शरीफ धमाके ना करता तो सजा मिलती। ये आपने पॉइंट बहुत अच्छा उठाया सर। सजाएं भी वो देखी, जेलें भी वो काटें, चोर भी उनको कहा जाए, ये जुल्म नहीं है अडवाणी साहब? नहीं, सजा इनको इस पे नहीं मिली है एटमी धमाके पे। अच्छा, धमाका इन्होंने किया ही नहीं है। अच्छा, इन्होंने किया ना करे। हाँ नहीं, वो प्रॉब्लम क्या, वो था क्या कि उस वक्त इनकी गवर्नमेंट थी। अच्छा, बाकी जिस तरह ये बोलते हैं कि हमको पता नहीं था, हमारे हाथ बंधे हुए थे, 5-5 साल गवर्नमेंट की, और जब आप हटते हैं तो क्या बोलते हैं हमको कुछ करने नहीं। तो नवाज शरीफ को सजाएं भी तो मिली है ना? सजाएं तो वो तो मुशर्रफ से इनके डिस्प्यूट हो गए ना। अच्छा, अब मुझे बताएं, मुशर्रफ से इनका डिस्प्यूट हुआ, मुशर्रफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसने बनाया था? मेरिट पे नहीं थे, वो नीचे थे। हाँ। नीचे से उनको ऊपर लाए कि ये, वो मियां साहब ने अपनी सवाबदीद का फायदा उठाया, नीचे से ऊपर लाए कि ये हमारा काम करेगा। वो सही, आप इतने डेमोक्रेटिक हो ना भाई, जितनी बातें करते हो, आपने कुछ जो आ रहा है ना, जो सबसे सीनियर, उसको बना एडवाणी साहब। ये तो नून का खाकसाना रहा है कि वो हमेशा से लोग अपने लाके नंबर 1 पे बिठाते हैं, हर जगह उनसे बनती नहीं है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन उससे क्या होती है, वो बोलते हैं चपरासी बन के रहो, जो मैं कहूंगा वो करेगा। क्यों तभी लाए ना, तो वो उस पर उतरता नहीं है, तो फिर इनके नाराजगी हो जाती है। आता है उसको सीट का कहने का ये है कि उस वक्त भी ये लोग उसको क्यों लाए थे। सारे फैसले नवाज शरीफ का। एक और चीज, अल्हम्दुलिल्लाह आज का भी अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ उनको हासिल है और ये तकलीफ उन लोगों को है जो इस पाकिस्तान के मुखालिफिन हैं। अब ये कहते हैं कि हम 17 का पाकिस्तान लाएंगे, हम 16 का पाकिस्तान लाएंगे। तो मेरे भाई 2022 में 22 का लौटा जो नहीं, जो 2022 में जो आप आए थे, तो 16 महीने गवर्नमेंट आपकी तो थी, उसमें क्यों नहीं लौटा दिया? गवर्नमेंट आपके मेरे लिए नहीं थी, उसी के सम्राट में आज नवाज शरीफ बरी हो रहे हैं। मैं यही तो, ये वही सम्राट है, मैं यही कह रहा हूं। 16 महीने में जो गवर्नमेंट थी, वो कितने पाकिस्तान दुश्मन इन्होंने पकड़े?
जो बोल रहे हैं वो दुश्मनों को ही तो रिलीफ दिया। आपकी गवर्नमेंट ने लाना था ना, खुद बोल रहे हैं कि जकीर अंदोज परेशान होंगे। सिर्फ एक दुश्मन है, आपको आज कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम 17 का लाएंगे। तो भाई मेरे, कुछ अरसे पहले आपकी गवर्नमेंट आ चुकी है। उस वक्त 17 का कहां चला गया पाकिस्तान? उस वक्त तो आपने बाकायदा अपना जो वजीर आप सुने, ये कह रहे हैं उस वक्त पीडीएम की हुकूमत थी। तो सुन ले भाई, मैंने आप भी सुन मेन पोर्टफोलियो किसके पास थे? अच्छा, अभी क्या कह रहे हैं, पीडीएम की हुकूमत थी ना। अभी सुने आप, अगर दोबारा भी इलेक्शन होंगे ना तो दोबारा पीडीएम जैसी हुकूमत बनेगी। के इस्तेकाम वालों से मिल खुद बताया कि हर फैसला नवाज शरीफ लेता है। इन्होंने खुद बताया। जमहूरियत नहीं है ना सर, किसकी कुर्बानी है और इस आवाम के फैसले करेगा इंशाल्लाह इस मुल्क को दोबारा 17 का पता है जब हुकूमत तो इनको मिल जाएगी 23 में, जब ये 28 में जाने लगेंगे ना, जाने से पहले करेंगे और बोलेंगे रोटी चाहिए, नौजवानों के लिए रोजगार चाहिए, रोजगार मिलेगा। इसी साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।